हेलो, वेलकम टू बालाजी एजुकेशन पॉइंट। मैं आप सबका बालाजी एजुकेशन पॉइंट के यूट्यूब चैनल पे स्वागत करता हूं। बेसिकली गाइस, आज का जो वीडियो रहेगा वो वीडियो रहेगा पंजाब के अगस्त मंथ के सबसे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के ऊपर। इससे पहले जनवरी से लेकर जुलाई तक अराउंड मैं 6 वीडियोस बना चुका हूं, जिसमें मैंने पंजाब स्टेट गवर्नमेंट के परमानेंट करंट अफेयर्स को कवर अप किया है। तो अगर आपका कोई भी एग्जाम है जो दिसंबर तक हो सकता है या फिर जो नवंबर के लगभग मिड या लास्ट तक जा सकता है 2020 का, तो उन सारे एग्जाम के लिए ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहने वाला है। हेलो, दिस लेक्चर इज प्रेजेंटेड बाय मी, माय नेम इज जतिन सिंगला। ओके, अगर इस लेक्चर के रिगार्डिंग आपका कोई डाउट है तो आप मुझे मेरी मेल पे कांटेक्ट कर सकते हैं jatinsinglajn@gmail.com। इस लेक्चर का जो पीडीएफ है वो आपको हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, दैट इज @बालाजी एजुकेशन पॉइंट। जब आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करेंगे तो आपको ये ऑफिशियल लोगो जरूर देखने का है। इसके अलावा यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, वहां पर आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हैं अपनी क्वेरी के लिए, दैट इज इंस्टाग्राम पे मेरा हैंडल है जतिन सिंगला 10103। चलिए लेते हैं आज की पहली न्यूज। आज की जो हमारी पहली न्यूज है वो न्यूज जुड़ी हुई है मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी से, जिसे हम लोग मक्का ट्रॉफी भी कहते हैं। 2019-20 के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी दी गई है। पहली बात तो मौलाना अबुल कलाम आजाद कौन थे? मौलाना अबुल कलाम आजाद आजाद भारत के पहले एजुकेशन यानी कि शिक्षा मंत्री थे। क्लियर? एक चीज और याद रखना, एक यूजीसी आपने सुना होगा, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन। तो मौलाना अबुल कलाम आजाद भारत के अंदर यूजीसी के फाउंडर थे। इनका जन्म जो था 11 नवंबर को हुआ था और हर साल 11 नवंबर को नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है। नेशनल एजुकेशन डे मनाया जाता है 11 नवंबर को इनके जन्मदिन के ऊपर। इनके नाम के ऊपर एक ट्रॉफी है, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी। ये ट्रॉफी बेसिकली दी जाती है अखिल भारतीय अंतर विश्वविद्यालय खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए, यानी कि जो इंटर यूनिवर्सिटीज टूर्नामेंट्स होते हैं भारत के अंदर, तो उसमें जो यूनिवर्सिटी सबसे बेहतर परफॉर्म करती है एक साल के लिए एनुअली, उसको ये अवार्ड दिया जाता है। तो और इस साल 2019-20 के लिए मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो दी गई है पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दी गई है। वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डबल स्टार लगा लेना है। डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि हाल ही में मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी या जिसे मक्का ट्रॉफी भी कहते हैं, उसे किस यूनिवर्सिटी को दिया गया है? पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दिया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आगे बढ़ते हैं। एक चीज आपको याद रखनी है, पंजाब यूनिवर्सिटी या फिर जिसे पीयू भी बोलते हैं, इसका कुछ बैकग्राउंड मैं आपको बता देता हूं। ये एक पब्लिक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है, यानी कि ये एक सरकारी केंद्र की तरफ से चलने वाली यूनिवर्सिटी है। ये बनी थी 1882 के अंदर। ओरिजिनली पंजाब यूनिवर्सिटी जो थी वो लाहौर के अंदर थी, लेकिन आपको पता है कि 1947 में इंडिया पाकिस्तान के बीच में डिवाइडेशन हुई, बंटवारा हुआ। उसके बाद इस यूनिवर्सिटीज को दोबारा से रीलोकेट किया गया और रीलोकेट करके इसे लाया गया कहां पे? चंडीगढ़ के अंदर। क्लियर? तो पंजाब यूनिवर्सिटी एक सेंट्रल यूनिवर्सिटी है जो 1882 के अंदर बनी थी, ओरिजिनली लाहौर के अंदर थी। बाद में इन्हें 1947 के अंदर ईस्ट पंजाब, बंटवारे के बाद जो पंजाब इंडिया के हिस्से आया था उसका नाम था ईस्ट पंजाब, यानी कि पूर्वी पंजाब, उसमें इसे शिफ्ट किया गया। क्लियर होगी बात? नेक्स्ट आगे बढ़ती हैं प्यारे बच्चों। ओके, अब देखिएगा, हाल ही में अगस्त मंथ के लास्ट में हमें कुछ अवार्ड दिए जाते हैं हर साल एनुअली। उसे बोलते हैं नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड, यानी कि राष्ट्रीय खेल अवार्ड। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हर साल 29 अगस्त को दिए जाते हैं। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है। 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है और ये नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद जी का इस दिन बर्थ होता है। ठीक है जी। तो नेशनल स्पोर्ट्स डे कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को मनाया जाता है। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इस दिन हॉकी के जादूगर, हॉकी विजार्ड मेजर ध्यानचंद का जन्मदिन होता है। इसी दिन देश के राष्ट्रपति के द्वारा नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड दिए जाते हैं। ठीक है, कौन कौन से नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड होते हैं? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड, भारत का हाईएस्ट स्पोर्ट्स अवार्ड कौन सा है? राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। उसके बाद अर्जुन अवार्ड, द्रोणाचार्य अवार्ड जो कोच को दिया जाता है, मेजर ध्यानचंद अवार्ड,
जो लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए दिया जाता है, राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन अवार्ड, मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जिसके बारे में अभी हमने चर्चा करी, तेंजिंग नॉर्वे जो थे ये एक पर्वतारोही थे, माउंटेनर्स को दिया जाता है। इस तरीके से हर साल 29 अगस्त को नेशनल स्पोर्ट्स डे वाले दिन राष्ट्रपति की तरफ से इन अवार्ड्स की अनाउंसमेंट करी जाती है। इस साल जो ये अवार्ड दिए गए, इसकी जो सिलेक्शन कमेटी थी कि कौन से खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड दिया जाएगा, राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया जाएगा, या कौन से कोच को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाएगा, उस कमेटी को हम लोग क्या बोलते हैं, दैट इज नोन एज सिलेक्शन कमेटी। और इस कमेटी के जो हेड थे वो थे रिटायर्ड जस्टिस मुकुंद शर्मा, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस मुकुंद शर्मा जो थे इस साल की नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड कमेटी के हेड थे, जिन्होंने ये फैसला लिया कि कौन सा अवार्ड किसे दिया जाएगा। अब कुछ आगे मेरी बात ध्यान से समझिएगा। अवार्ड क्या है? पहली बात, राजीव गांधी जो खेल रत्न अवार्ड है ये कंट्री का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है, यानी कि भारत में खेल जगत में दिए जाने वाला सबसे बड़ा अवार्ड है। इट इज कन्फर्म्ड टू द स्पोर्ट्स पर्सन फॉर द स्पेक्टेकुलर मोस्ट आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस इन द फील्ड ऑफ स्पोर्ट्स ओवर अ पीरियड ऑफ 4 ईयर। ये किन खिलाड़ियों को दिया जाता है राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड? उन खिलाड़ियों को दिया जाता है जो पिछले 4 साल से भारत के किसी भी खेल के अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस दे रहे हैं। इस साल 5 लोगों को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड दिया गया। बेसिकली 4 से ज्यादा लोगों को इतिहास में कभी भी राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड नहीं दिया गया, लेकिन इस साल राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 5 खिलाड़ियों को दिया गया। किनको दिया जाता है? जो पिछले 4 साल से किसी भी खेल के अंदर आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस कर रहे हैं, और ये भारत का हाईएस्ट स्पोर्टिंग ऑनर है। देखते हैं राजीव गांधी अवार्ड किसे दिया गया। ठीक है जी, राजीव गांधी अवार्ड 2020 दिया गया टोटल 5 लोगों को। सबसे इंपॉर्टेंट है रोहित शर्मा, भारत की क्रिकेट टीम के उप कप्तान है, वाइस कैप्टन है रोहित शर्मा। अब क्वेश्चन कैसे आएगा ये भी पूछा जा सकता है। हाल ही में रोहित शर्मा को राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 2020 दिया गया। ये अवार्ड जिस खिलाड़ी को दिया गया उसकी फील्ड आपको याद रखनी है कि वो किस स्पोर्ट से आता है। तो रोहित शर्मा आते हैं क्रिकेट से। और दूसरे नंबर पर है श्री मरियप्पा, ये एक पैरा एथलीट है। तीसरा है मनिका बत्रा, ये टेबल टेनिस से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं, मनिका बत्रा। उसके बाद है विनेश फोगट, पूरा नाम है इनका विनेश फोगट, ये रेसलिंग से जुड़े हुए खिलाड़ी हैं। और उसके बाद है एक महिला है रानी, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रानी, और ये जुड़ी हुई है हॉकी से। भारतीय महिला हॉकी टीम की कैप्टन है रानी, उन्हें दिया गया ये अवार्ड। तो राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड इस साल 5 लोगों को दिया गया। रोहित शर्मा जो कि क्रिकेट से आते हैं, मरियप्पन जो कि पैरा एथलीट हैं, मनिका बत्रा जो कि टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है, विनेश फोगट जो मशहूर फोगट रेसलिंग परिवार से आते हैं, और रानी जो भारतीय महिला हॉकी टीम की कप्तान है। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड भारत का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है, ये बात भी आपको याद रखनी है। ओके, नेक्स्ट, द्रोणाचार्य अवार्ड के बारे में कुछ याद रखना है। द्रोणाचार्य अवार्ड बेसिकली दिया जाता है, द्रोणाचार्य कौन थे? जो गुरु थे महाभारत के अंदर, पांडवों के गुरु थे। तो बेसिकली ये कोच को दिया जाता है, ये डायरेक्ट किसी खिलाड़ी को नहीं दिया जाता, उन कोच को दिया जाता है जिनका खिलाड़ी या ये कह लीजिए जिनका शिष्य कोई अवार्ड जीतता है, कोई मेडल जीत के लेके आता है देश के लिए। द्रोणाचार्य अवार्ड इज टू बी गिवन टू द कोचेस फॉर प्रोड्यूसिंग मेडल विनर्स एट प्रेस्टिजियस इंटरनेशनल स्पोर्ट्स इवेंट। इस साल 8 द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए हैं लाइफ टाइम कैटेगरी के लिए, और 5 द्रोणाचार्य अवार्ड दिए गए हैं रेगुलर कैटेगरी के। यानी कि द्रोणाचार्य अवार्ड जो है 2 कैटेगरी में दिया जाता है, वन इज कॉल्ड लाइफ टाइम कैटेगरी, सेकेंड वन इज कॉल्ड रेगुलर कैटेगरी। और इस साल लाइफ टाइम कैटेगरी में 8 है, और याद रखिए रेगुलर कैटेगरी में कितने हैं? 5। और देखो भाई, ना आप 8 याद रख सकते हो ना आप 5 याद रख सकते हो। एक बंदा जो आपको याद रखना है जिन्हें इस साल द्रोणाचार्य अवार्ड लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर मिला है, उनका नाम है श्री धर्मेंद्र तिवारी। श्री धर्मेंद्र तिवारी जो है, इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर। और ये आर्चरी से जुड़े हुए कोच हैं। भारत की जो आर्चरी टीम है उनके हेड कोच है। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा,
हाल ही में श्री धर्मेंद्र तिवारी को द्रोणाचार्य अवार्ड दिया गया लाइफ टाइम कैटेगरी के अंदर। वो किस फील्ड से जुड़े हुए हैं, किस फील्ड के कोच हैं? तो वो कोच हैं आर्चरी के। मौलाना अब्दुल कलाम आजाद ट्रॉफी में आपको बता चुका हूं, भारत के अंदर जो यूनिवर्सिटीज होती हैं उनके आपस में टूर्नामेंट होते हैं, उनको बोलते हैं इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट, उनके लिए इन्हें अवार्ड दिया गया है। राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार ये बेसिकली दिया जाता है उन सारे पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स के लिए जो अपने यहां पर स्पोर्ट्स को बढ़ावा देते हैं। तो ये पब्लिक भी हो सकता है अवार्ड देने वाला बंदा और अवार्ड जीतने वाला बंदा, और प्राइवेट भी हो सकता है। क्लियर? जिन्होंने अपने यहाँ पर कुछ ऐसे टूर्नामेंट करवाए, जैसे रेलवे टूर्नामेंट होता है, ठीक है, जैसे आपने देखा होगा हिंदुस्तान पेट्रोलियम होता है, इनका भी अपना एक हॉकी का टूर्नामेंट होता है। तो ऐसी कोई प्राइवेट या पब्लिक सेक्टर अथॉरिटी जो अपने यहाँ पर स्पोर्ट्स को प्रमोशन करवाने के लिए कोई टूर्नामेंट कर रही है, उन्हें दिया जाता है राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। आगे बढ़ते हैं। ओके, एक क्वेश्चन लेते हैं। जितनी चीजें मैं आपको लिखवाऊं प्यारे बच्चों, उतने ही अवार्ड आपको याद रखने हैं। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं अर्जुन अवार्ड, रिसेंटली अनाउंस किए गए हैं अर्जुन अवार्ड, और उन अर्जुन अवार्ड में से एक विजेता जो है बैडमिंटन स्पोर्ट्स से जुड़ा हुआ है, बैडमिंटन के खेल से जुड़ा हुआ है। निम्नलिखित में से कौन वो शख्स है जिन्हें अर्जुन अवार्ड दिया गया है 2020 के लिए और वो बैडमिंटन से जुड़ा हुआ है? तो याद रखना, पहले दोनों नंबर 1 पे है श्री सात्विक सिराज और दूसरे हैं श्री चिराग चंद्रशेखर शेट्टी। ये दोनों जो हैं बैडमिंटन से जुड़े हुए हैं और इन्हें बैडमिंटन में उत्कृष्ट खेल दिखाने के लिए और देश के लिए अवार्ड जीतने के लिए, मेडल जीतने के लिए दिया गया है अर्जुन अवार्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट मूव करते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है श्री कला सारिका सुधेकर, श्री कला सारिका सुधेकर, इन्हें भी रिसेंटली अर्जुन अवार्ड दिया गया है नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड 2020 के तहत। ये किस खेल से जुड़ी हुई हैं? श्री कला सारिका सुधेकर ये जुड़ी हुई हैं खो खो से, ये जुड़ी हुई हैं खो खो से, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट मूव करते हैं। अब देखते हैं राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार। ये दिए गए हैं लगभग 4 पब्लिक और प्राइवेट अथॉरिटीज को, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट है ONGC, ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉरपोरेशन। इन्होंने इंकरेजमेंट किया है स्पोर्ट्स को थ्रू आउट द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है? ऐसी कोई संस्था जो अपना पर्सनल पैसा लगाकर अपने यहाँ पर स्पोर्ट्स को इनकरेज कर रही है, बढ़ावा कर रही है देश के अंदर, तो इस कैटेगरी के अंदर दिया गया है ONGC को। क्लियर? बाकी 3 कैटेगरी अगर आप याद रखना चाहते हो तो उनमें से जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो है स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट। 2 याद रखनी है, 2 अथॉरिटीज जिन्हें राष्ट्रीय खेल प्रोत्साहन पुरस्कार दिया गया है। एक है ONGC, किस कैटेगरी के अंदर? इनकरेज करने के लिए थ्रू द कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और दूसरा है स्पोर्ट्स फॉर डेवलपमेंट, और ये दिया गया है इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट। इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स मैनेजमेंट भारत का एक इंस्टीट्यूट है जो खेल जगत से जुड़े हुए विकास के लिए कार्य करता है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा रिवाइज करते हैं क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले मौलाना अबुल कलाम आजाद 2020 की ट्रॉफी पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ को दी गई, और मौलाना अबुल कलाम आजाद ट्रॉफी जो है हर साल इंटर यूनिवर्सिटी टूर्नामेंट्स के लिए दी जाती है। मूव टू द नेक्स्ट। पंजाब यूनिवर्सिटी 1882 में बनी थी। ओरिजिनल हेडक्वार्टर इसका लाहौर में था, अब ये शिफ्ट करके बंटवारे के बाद पंजाब के चंडीगढ़ में लाई गई। नेशनल स्पोर्ट्स अवार्ड हर साल 29 अगस्त को दिए जाते हैं। इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है हॉकी के जादूगर मेजर ध्यानचंद की। ओके, मेजर ध्यानचंद से जुड़े हुए कुछ क्वेश्चन है, ये भी पूछ लेते हैं, वो भी मैं आपको बता देता हूं। सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो मेजर ध्यानचंद है इनका जन्म हुआ था 29 अगस्त 1905 को। उसके बाद ये आर्मी में मेजर रैंक पे थे। इन्होंने पंजाब रेजिमेंट ज्वाइन करी, पंजाब रेजिमेंट ज्वाइन करी थी 1922 के अंदर। इनकी एक आत्मकथा है, ऑटोबायोग्राफी है, बहुत पूछते हैं। उस ऑटोबायोग्राफी का नाम है गोल। गोल, ठीक है, ये हॉकी के प्लेयर थे। गोल 3 बार इन्होंने देश के लिए गोल्ड मेडल जीता हॉकी के अंदर, 1928 के अंदर, 1932 के अंदर प्यारे बच्चों, और 1936 के अंदर। ये वाली जो 1936 की गेम्स हैं ये बर्लिन में हुई थी।
वहां पर हिटलर ने इन्हें ऑफर किया था कि अगर आप इंडिया छोड़कर जर्मनी की तरफ से खेलने लग जाएं तो आपको जर्मनी की आर्मी में बहुत बड़ा रैंक दिया जाएगा, लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया था। क्लियर, आगे बढ़ते हैं प्यारे बच्चों। और इस साल जो अर्जुन अवार्ड है, अर्जुन अवार्ड टोटल 27 लोगों को दिए गए हैं। जो 3-4 लोग मैंने आपको बताया वो आपको परमानेंट याद रखने हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड 5 लोगों को। रोहित शर्मा इंपॉर्टेंट, ठीक है। रानी इंपॉर्टेंट क्योंकि वो महिला हॉकी टीम की कप्तान है भारत की। नेक्स्ट चलते हैं। पंजाब गवर्नमेंट ने एक कैंपेन लॉन्च किया है। कैंपेन का नाम है प्राइड ऑफ पंजाब, यानी कि पंजाब दा मान। रिसेंटली पंजाब गवर्नमेंट लॉन्च अ कैंपेन, हाल ही में पंजाब सरकार के द्वारा एक कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका नाम है प्राइड ऑफ पंजाब। अब ये कैंपेन स्टेट गवर्नमेंट ने किसके साथ कोलैबोरेशन में, किसके साथ मिलकर चलाया है, तो वो अथॉरिटी है यूनिसेफ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, अथॉरिटी का नाम है यूनिसेफ, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूशन फॉर द चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड, यूनाइटेड नेशन इंस्टीट्यूशन फॉर द चिल्ड्रंस एमरजेंसी फंड। इसका हेडक्वार्टर आपको मिलेगा न्यूयॉर्क के अंदर, न्यूयॉर्क के अंदर। तो हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर कौन सा कैंपेन लॉन्च किया है, तो इसका नाम है प्राइड ऑफ पंजाब। ये कैंपेन क्या है? पंजाब गवर्नमेंट की एक अथॉरिटी है जिसका नाम है युवा डेवलपमेंट अथॉरिटी। तो पंजाब गवर्नमेंट की युवा डेवलपमेंट अथॉरिटी यूनिसेफ के साथ मिलकर एक रिपोर्ट तैयार करेगी। उस रिपोर्ट का नाम होगा यू टर्न, जिसमें यह देखा जाएगा कि जो पंजाब के नौजवान हैं, पंजाब का जो युवा है, उसको कौन कौन सी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है अपने सपनों को अचीव करने के लिए। क्लियर, क्वेश्चन क्या आएगा? हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने यूनिसेफ के साथ मिलकर एक कैंपेन लॉन्च किया जिसका नाम है प्राइड ऑफ पंजाब, जिसके तहत एक सर्वे कराया जाएगा, एक रिपोर्ट तैयार करी जाएगी जिसका नाम होगा यू रिपोर्ट, जिसका मेन मकसद ये होगा कि जो पंजाब के यूथ हैं, युवा हैं, उनको कौन कौन से चैलेंजेस का सामना करना पड़ रहा है अपने एस्पिरेशन, अपनी ड्रीम्स को पूरा करने के लिए। क्लियर, नेक्स्ट अगला है, पंजाब के मुख्यमंत्री श्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी ने एक कैंपेन लॉन्च किया है जिसका नाम है आस्क कैप्टन कैंपेन। ठीक है, आस्क कैप्टन कैंपेन क्या है? ये एक सोशल कैंपेन है, तो जिसके तहत ज्यादातर सैटरडे को मुख्यमंत्री जो है वो लाइव होते हैं सोशल मीडिया के ऊपर, और उनके ऊपर आप डायरेक्ट लाइव चैट में उनसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं और वो आपके क्वेश्चनों का जवाब देंगे। ज्यादातर इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वो यूथ के बेरोजगारी से लेकर जुड़े हुए होते हैं। क्लियर, नेक्स्ट एक बुक का आपको याद रखनी है। बुक का नाम है प्यारे बच्चों प्रिंस पैट्रन एंड पेट्रियार्क, प्रिंस पैट्रन एंड पेट्रियार्क। दिस बुक वॉज रिटन बाय जगजीत सिंह। ये एक बुक है जो लिखी गई है जगजीत सिंह जी के द्वारा, जो रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, और ये बुक लिखी गई किसके ऊपर है? महाराजा जगतजीत सिंह जी के ऊपर, जो कि कपूरथला के राजा रह चुके हैं। ध्यान से समझिएगा, देयर इज ए बुक कॉल्ड प्रिंस पैट्रन एंड पेट्रियार्क, यानी कि हिंदी में कहें राजकुमार, संरक्षक और कुलपति। ये एक बुक है जो लिखी गई है जगजीत सिंह जी के द्वारा। जगजीत सिंह जो कि भारतीय सेना के अंदर रिटायर्ड ब्रिगेडियर है, और ये बुक लिखी गई है कपूरथला के राजा थे जब पेप्सू था ना। आगे मैं पेप्सू पढ़ाऊंगा, अगर आपने पेप्सू पढ़ा हुआ है 1948 में पेप्सू बना था और 1956 में 1956 में उसे ईस्ट पंजाब के साथ मिला दिया गया था। तो पेप्सू के उस समय जो राजा थे उनका नाम था जगतजीत सिंह, उनके ऊपर ये बुक लिखी गई है। क्लियर, तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से आ सकता है, प्रिंस पैट्रन एंड पेट्रियार्क, दिस बुक वॉज रिटन बाय ब्रिगेडियर जगजीत सिंह। नेक्स्ट चलते हैं जी। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है आपके आने वाले नवंबर दिसंबर के किसी भी एग्जाम के लिए, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पीसीए यानी कि पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन, पंजाब के अंदर क्रिकेट को बढ़ावा देने के लिए, क्रिकेट के जो स्टेडियम्स हैं उनके रखरखाव के लिए जितने भी काम है वो पीसीए करती है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन। हाल ही में पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के द्वारा
एक नया क्रिकेट का स्टेडियम बनाया जा रहा है फॉर द इंटरनेशनल मैचेस। ठीक है, उस स्टेडियम का नाम है मुल्लापुर स्टेडियम। ये लगभग न्यू चंडीगढ़ में पाया जाता है, न्यू चंडीगढ़ मोहाली के पास, न्यू चंडीगढ़ मोहाली के पास ये पाया जाता है स्टेडियम। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसका नाम बदलकर कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के पिता और पटियाला के राजा महाराजा यादविंदर सिंह जी के नाम पर रखा जा रहा है। तो क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में मुल्लापुर क्रिकेट स्टेडियम का नाम बदलकर क्या रखा गया है, तो ये नाम रखा गया है महाराजा यादविंदर सिंह जी के नाम पर। ठीक है, ये जो आइडिया है, ये जो प्रस्ताव है, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के जो प्रेसिडेंट हैं राजेंद्र गुप्ता जी के द्वारा दिया गया था और जिसे मान लिया गया है। तो अब क्वेश्चन क्या आएगा कि हाल ही में पीसीए ने मुल्लापुर स्टेडियम, जो नया मुल्लापुर स्टेडियम बन रहा है, उसका नाम बदलकर क्या किया है, यादविंदर सिंह क्रिकेट स्टेडियम कर दिया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, यादविंदर सिंह जी के बारे में हम लोग जान लेते हैं। महाराजा यादविंदर सिंह जो है, इन्होंने टेस्ट मैच खेले हैं लगभग इंडिया अगेंस्ट इंग्लैंड के लिए 1934 के अंदर। क्लियर, इंटरनेशनल टेस्ट मैच है, मतलब ये खुद भी एक क्रिकेटर थे। नेक्स्ट, महाराजा यादविंदर सिंह जो थे, फादर है पंजाब के इस समय के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह जी के। ही वॉज द 9th एंड द लास्ट महाराजा ऑफ पटियाला। पटियाला के आखिरी राजा और पटियाला के 9th राजा थे। पेप्सू में इनका जिक्र है आगे। अब मैं आपको पेप्सू पढ़ाऊंगा ताकि आपको पेप्सू समझ में आ जाए। स्टैटिक जीके का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है पेप्सू। यहां पर आप देख रहे हैं पेप्सू। पेप्सू की एब्रीवेशन क्या है, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। पेप्सू बना था 1948 के अंदर। पेप्सू क्या था, अगर आप कभी गवर्नमेंट बसेस में सफर करते हो तो उसमें दो तरीके की बसेस मिलती हैं, एक पीआरटीसी और एक पेप्सू रोडवेज। पेप्सू क्या है, 8 रियासतें थी। एक थी कपूरथला, नालागढ़, पटियाला, फरीदकोट, मलेरकोटला, नाभा, जींद और कलसियां। इन 8 रियासतों ने मिलकर अपना एक अलग स्टेट बनाया था आजादी के बाद। उस स्टेट का नाम रखा गया था पेप्सू, पटियाला एंड ईस्ट पंजाब स्टेट यूनियन। लेकिन 1956 के अंदर सरदार वल्लभ भाई पटेल के कहने पर पेप्सू को ईस्ट पंजाब के साथ मर्ज कर दिया गया था, यानी कि जो बचा हुआ पंजाब था उसके साथ मर्ज कर दिया गया था। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है कि पेप्सू में कितनी रियासतें थी, 8। कौन कौन सी, कपूरथला, फरीदकोट, मलेरकोटला, नाभा, कलसिया, नालागढ़, जींद, पटियाला। क्लियर। पेप्सू की जो कैपिटल थी वो पटियाला थी। पेप्सू की जो कैपिटल थी वो पटियाला थी। पेप्सू के अंदर 2 पोस्टिंग हुआ करती थी, एक होती थी राज प्रमुख की। तो पेप्सू के जो पहले राज प्रमुख थे पटियाला के आखिरी राजा यादविंदर सिंह थे, और दूसरी पोस्ट होती थी उपराज प्रमुख की। उपराज प्रमुख की पेप्सू के जो पहले उपराज प्रमुख थे उनका नाम था महाराजा जगतजीत सिंह, जिनके बारे में अभी हमने पढ़ा, महाराजा जगतजीत सिंह, कपूरथला के राजा। एम आई क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्लियर जी। यहां पर आप देख सकते हैं ये पुराना पेप्सू का मैप है। यहां पर आप पटियाला देख पा रहे हैं, मलेरकोटला देख पा रहे हैं, यहां पर आप जींद देख पा रहे हैं। क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, एक और बुक है जो आपको याद रखनी है। भारत के एक क्रिकेटर हुए हैं और आजकल कोच हैं जिनका नाम है गुरचरण सिंह। गुरचरण सिंह यहां पर आप देख पा रहे हैं, ये पंजाब से हैं। इन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है पिचिंग इट स्ट्रेट। पिचिंग इट स्ट्रेट, पिचिंग का मतलब होता है टप्पा। जब क्रिकेट में बॉल पड़ती है, जो टप्पा पड़ता है उसे पिचिंग बोलते हैं। पिचिंग इट स्ट्रेट यानी कि बॉल का टप्पा सीधा पड़ना चाहिए, ये इनकी बुक का नाम है। इंडियन क्रिकेटर एंड कोच गुरचरण सिंह, जिनकी एज लगभग 85 ईयर ओल्ड है, इन्होंने अपनी एक आत्मकथा, एक मेमोरी की एक बुक लिखी है जिसका नाम है पिचिंग इट स्ट्रेट। क्लियर। तो आपको क्वेश्चन आएगा, हाल ही में पंजाब से खेलने वाले एक क्रिकेटर हुए हैं गुरचरण सिंह, उन्होंने अपनी एक बुक लिखी है जिसका नाम है पिचिंग इट स्ट्रेट। इसके अलावा क्रिकेट से जुड़ी हुई एक और किताब है, बुक का नाम है क्रिकेट धरोना। बुक का नाम है क्रिकेट धरोना। क्रिकेट धरोना, क्रिकेट धरोना लिखी गई है। क्रिकेट के एक बहुत मशहूर कोच हुए हैं, ठीक है, जिन्होंने बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी पैदा किए हैं। उनका नाम है वासु परंजप। वासु परंजप, ये क्रिकेट के कोच हुए हैं, परंजप। इनके ऊपर एक बुक लिखी गई है, बुक का नाम है क्रिकेट धरोना। और ये बुक लिखी है वासु परंजप के
बेटे जतिन परंजप ने। क्लियर? फिर से समझाता हूं, देयर इज ए बुक कॉल्ड क्रिकेट कोच। क्रिकेट के कोच के ऊपर एक बुक लिखी गई है, बुक का नाम है क्रिकेट ध्रोना, और ये लिखी गई है वासु परंजप के ऊपर लिखी गई है, और ये बुक लिखी है वासु परंजप के बेटे जतिन परंजप के द्वारा। एम आई क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ओके, अबाउट गुरचरण सिंह देख लेते हैं। गुरचरण सिंह ने अपने इंटरनेशनल क्रिकेट करियर के अंदर 37 फर्स्ट क्लास मैचेस खेले हैं फॉर द महाराजा ऑफ पटियाला, और रेलवे के लिए भी खेले हैं, और सदर्न पंजाब यानी कि दक्षिण पंजाब के लिए भी इन्होंने अपना योगदान दिया है। बाद में इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पोर्ट्स जो कि पटियाला के अंदर है, वहां पर बाकायदा एज ए कोच ये चुने गए। उसके बाद इन्होंने एक अकेडमी लॉन्च करी ग्वालियर मध्य प्रदेश के अंदर है 1992 के अंदर, जहां पर इन्होंने बहुत सारे इंटरनेशनल प्लेयर्स को कोच दी। इसके बाद 1987 के अंदर इन्हें द्रोणाचार्य अवार्ड भी दिया जा चुका है। आगे बढ़ते हैं। ओके, पंजाब गवर्नमेंट ने कोविड-19 को देखते हुए पंजाब के अंदर हेल्थ को बढ़ावा देने के लिए, हेल्थ इश्यूज को खत्म करने के लिए, लोगों की हेल्थ के लिए खोले हैं कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोले गए हैं। और कम्युनिटी हेल्थ सेंटर जो है, सबसे पहला कम्युनिटी हेल्थ सेंटर आ रहा है दोराहा। लगभग मान के चलिए 37 नए कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे पंजाब के अलग अलग हिल्सों के अंदर। ये एक तरीके के छोटे हॉस्पिटल्स होते हैं, और इसकी शुरुआत हुई है दोराहा से। दोराहा पड़ता है लुधियाना जिला के अंदर। और इन कम्युनिटी हेल्थ सेंटर का जो नाम है पंजाब के फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह के नाम पर रखा गया है। कम्युनिटी हेल्थ सेंटर टू कम अप एट दोराहा इन द नेम ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर दैट इज लेट बेअंत सिंह। क्लियर? इसका उद्घाटन किया पंजाब के हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर मिनिस्टर बलबीर सिंह सिद्धू के द्वारा। क्लियर होगी बात? टोटल कितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोले जाएंगे? 37। पहला खोला गया है दोराहा। क्वेश्चन उठता है कि सर जो दोराहा में ही क्यों खोला गया लुधियाना में? क्योंकि जिनके नाम पर यह खोला गया है, बेअंत सिंह जी के नाम पर, उन्होंने अपना पॉलिटिकल कैरियर, राजनीतिक करियर दोराहा से शुरू किया था। याद रहे कि जो बेअंत सिंह जी थे पंजाब के 12th सीएम थे, और ये 1992 से लेकर 1995 तक पंजाब के मुख्यमंत्री रहे हैं। इनकी हत्या की गई थी, एक कार बॉम्बिंग के दौरान इनकी हत्या करी गई थी। कार के अंदर बॉम्ब लगाकर इनकी हत्या करी गई थी। तो क्वेश्चन ये आएगा, हाल ही में पंजाब के अंदर कितने कम्युनिटी हेल्थ सेंटर खोले गए हैं? 37 ऑन द नेम ऑफ फॉर्मर चीफ मिनिस्टर बेअंत सिंह। क्लियर होगी जी बात? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, फैसला किया है कि वो 50% रिजर्वेशन देगी म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस के जो इलेक्शंस होते हैं, या ये कह लीजिए जो लोकल बॉडीज के जो इलेक्शंस होते हैं, उनके अंदर 50% रिजर्वेशन देगी, स्पेशली वुमेन्स को। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 2 तरीके की वुमेन्स को रिजर्वेशन की अलाउ हुई है हाल ही के कुछ महीनों में। एक तो 50% म्यूनिसिपल काउंसिल के इलेक्शंस के अंदर, और दूसरा 33% रिजर्वेशन दी गई है वुमेन्स को गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर। गवर्नमेंट जॉब के अंदर 33% कोटा दिता गया है महिला मानो। 2 याद रखनी है, 50% रिजर्वेशन अलाउ किया है म्यूनिसिपल काउंसिल इलेक्शन के अंदर। इसकी जानकारी खुद पटियाले की रानी और कैप्टन अमरिंदर सिंह की वाइफ परनीत कौर के द्वारा दी गई। क्लियर जी? बल्कि उन्होंने ये भी कहा कि जो आने वाले म्यूनिसिपल काउंसिल के एमसी के जो इलेक्शन है, जैसे कि राजपुरा हुआ, नाबा हुआ, समाना हुआ, पातड़ा हुआ, इनके अंदर 50% वुमेन्स जो है एक्टिवेट होने वाली हैं, उनको यानी कि रिजर्वेशन दी जाएगी। तो हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने लोकल बॉडीज के इलेक्शन के अंदर, म्यूनिसिपल काउंसिल इलेक्शन के अंदर महिलाओं के लिए कितनी प्रतिशत रिजर्वेशन सीट्स करी हैं? तो वो है 50%, और 33% कोटा दिया है गवर्नमेंट जॉब्स के अंदर वुमेन्स के लिए। आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। एक स्कीम है जिसका नाम है अमृत, अटल मिशन फॉर द रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। अटल यानी कि अटल बिहारी वाजपेयी के नाम पर यह योजना चलाई गई है। अटल मिशन यानी कि एक मिशन है जो अटल जी के नाम पर है, जिसका मेन मकसद है रिजुविनेट करना। रिजुविनेट करने का मतलब क्या होता है?
कोई बहुत ज़्यादा थका हुआ है, आपने उनको कोई एनर्जी वाली चीज़ दी, कोई कैप्सूल दिया, कोई दवाई दी, कोई एनर्जी ड्रिंक दी और फिर से उनकी बॉडी में एनर्जी आ गई, उसको बोलते हैं रिजुविनेट करना। ठीक है, एनर्जी लेस बंदे में एनर्जी बनना। तो अटल मिशन रिजुविनेट करना है अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि पंजाब के, इंडिया के जो शहरी विकास में कमी आई है डेवलपमेंट में, उसे फिर से रिजुविनेट करने के लिए एक स्कीम चलाई गई है अमरूट। और ये स्कीम 2015 के अंदर चली थी, जून 2015 के अंदर चली थी। इसका विमोचन खुद देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया था। इसका मेन मकसद क्या है? इसका मेन मकसद है कि ऐसा इंफ्रास्ट्रक्चर पैदा करना जो इंश्योर करे, यानी कि यकीनी करे कि हमारा जो सीवरेज नेटवर्क है शहरों के अंदर, गांवों के अंदर, तहसील्स के अंदर, और जो वाटर सप्लाई है वो हर घर तक पहुंच सके। एक शहर को शहर क्यों कहा जाता है? वहां पर अच्छी सड़कें हैं, वहां पर अच्छा रोजगार है, इंफ्रास्ट्रक्चर है, सीवरेज की परमानेंट लाइंस हैं, वाटर सप्लाई है। तो अमरूट स्कीम का यही कहना है कि हमारा जो अर्बन है, शहर है, उसके विकास को तेज करने के लिए सीवरेज, आर्किटेक्ट और वाटर सप्लाई को निश्चित करना है। ये इसका मेन मकसद है। अब हाल ही में गवर्नमेंट ने एक रिपोर्ट पेश करी है कि भाई कौन सी यूटी या कौन सी स्टेट अमरूट स्कीम के तहत बढ़िया काम कर रही है, और इसमें रैंक मारा है नंबर 1 पे उड़ीसा और नंबर 2 पे पंजाब की कैपिटल चंडीगढ़। तो क्वेश्चन कुछ इस तरीके से पूछा जा सकता है, अंडर द अमरूट या अमृत स्कीम के तहत पंजाब की राजधानी चंडीगढ़ को कौन सा रैंक मिला है? तो वो मिला है 2nd रैंक, अटल मिशन फॉर द रिजुविनेशन ऑफ अर्बन ट्रांसफॉर्मेशन। नंबर 3 पे रहे हैं तेलंगाना, नंबर 4 पे है गुजरात और नंबर 5 पे है कर्नाटका। क्लियर? नेक्स्ट, याद रहे अमृत स्कीम जो है जून 2015 के अंदर चली थी। मेन मकसद सीवरेज और वाटर सप्लाई को यकीनी बनाना है, ये आपको याद रखना है। क्लियर? नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। इस स्कीम के तहत बताया गया है कि क्यों उड़ीसा को नंबर 1 बोला गया है। इन्होंने कहा है कि अमृत स्कीम के तहत उड़ीसा में 191 प्रोजेक्ट को चलाया गया था, जिसमें से उड़ीसा ने 148 प्रोजेक्ट को अपने यहां पर अच्छे से कंप्लीट कर लिया है। क्लियर? इतनी तेजी से काम करने के लिए लगभग 5 साल के अंदर उड़ीसा को अमृत स्कीम के तहत नंबर 1 स्टेट का खिताब मिला है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, पंजाब को पहला रैंक हासिल हुआ है। पंजाब गेट्स फर्स्ट रैंक इन हेल्थ वेलफेयर सेंटर ऑपरेशन। देखिए, सेंट्रल गवर्नमेंट स्पॉन्सर्ड, यानी कि इसमें कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट का लगता है, जिसको बोलते हैं हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर। ये एक तरीके से हॉस्पिटल्स ही होते हैं। हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर्स के बारे में पहले जानते हैं। हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर के अंदर 3 तरीके के सेंटर आते हैं। नंबर 1 सब हेल्थ सेंटर, नंबर 2 प्राइमरी हेल्थ सेंटर और नंबर 3 अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर। पंजाब के अंदर एट प्रेजेंट लगभग 2048 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं और 1609 पंजाब के अंदर SHC यानी कि सब हेल्थ सेंटर हैं। 346 एट प्रेजेंट पंजाब के अंदर प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं और 93 पंजाब के अंदर अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स हैं। अब पंजाब को रैंक 1 मिला है, दैट इज हेल्थ वेलफेयर सेंटर्स को अपने यहां पर अच्छे से इंप्लीमेंट करने के लिए, और ये रैंक पंजाब को दिया है इंडिया की मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा। तो क्वेश्चन क्या आएगा? हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के द्वारा दिए गए एक सर्वे के दौरान यह निकल कर आया है कि हेल्थ एंड वेलफेयर सेंटर ऑपरेशंस के अंदर कौन सी स्टेट सबसे बढ़िया काम कर रही है? तो वो कौन है? पंजाब। और पंजाब में एट प्रेजेंट कितने हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर हैं अलग अलग कैटेगरी के अंदर? 2048, 1609 है सब हेल्थ सेंटर्स, 346 है प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स और 93 है अर्बन प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स। आगे बढ़ते हैं। पंजाब के बारे में कुछ बातें याद रख लेते हैं। इस समय पंजाब के जो गवर्नर है वो वीपी सिंह बदनौर यानी कि विजेंद्र पाल सिंह बदनौर है, जो बेसिकली राजस्थान से हैं। और ये संविधान के अंदर एक कंडीशन होती है कि जब भी कोई बंदा किसी स्टेट का गवर्नर बनता है वो उस स्टेट का नहीं होना चाहिए, यानी कि कोई भी पर्सन जो पंजाब का रहने वाला है वो पंजाब का गवर्नर नहीं बन सकता। पंजाब के कुछ ट्रेडिशनल डांस है जैसे कि भंगड़ा, मलवई गिद्धा, झूमर, जागो, जिंदुआ एंड
सम्मी और किकली, ये आपको याद रखनी है। नेक्स्ट, पंजाब विधानसभा के अंदर यानी कि पंजाब असेंबली के अंदर हाल ही में एक रेजोल्यूशन पास किया गया है और ये रेजोल्यूशन पास किया गया है अगेंस्ट द फार्म ऑर्डिनेंस। देखिए, आपको पता है कि आजकल आप देखेंगे 3 एग्रीकल्चर बिल पास किए गए हैं। उन 3 एग्रीकल्चर बिल को पास करने से पहले सेंट्रल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस लेके आई थी, अध्यादेश लेके आई थी। तो पंजाब गवर्नमेंट ने उन फार्म बिल्स के खिलाफ और उन ऑर्डिनेंस के खिलाफ जो है अपना एक बिल पास किया है कि पंजाब गवर्नमेंट जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के इन बिल्स को और इन ऑर्डिनेंस को यहां पूरी तरीके से खारिज करती है। और उसका मेन रीजन क्या है? आपको आजकल टीवी में मिलता होगा कि जो फार्मर्स है वो धरने पर बैठे हैं। रीजन क्या है? वहां पर मेन रीजन है कि जो नए बिल्स हैं वहां पर एमएसपी को ट्रस्टवर्दी नहीं बनाया गया है। फार्मर्स को इस बात का इशू है कि वहां पर उनकी जो एमएसपी है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, उसे खत्म कर दिया जाएगा या फिर मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो फिक्स नहीं है। और ज्यादातर अगर इस बिल का पास होना संभव हो जाता है, बिल पास हो भी गया, लागू भी हो गया, तो याद रखें ज्यादातर पंजाब का जो एग्रीकल्चर है या जो इंडिया का एग्रीकल्चर है, खासकर नॉर्थ इंडिया का, वो प्राइवेट हाथों में शिफ्ट हो जाएगा। उसके खिलाफ पंजाब गवर्नमेंट एक रेजोल्यूशन लेके आई है। तो हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने कौन सा रेजोल्यूशन पास किया है? तो ये पास किया है अगेंस्ट द फार्म ऑर्डिनेंस। आगे बढ़ते हैं। पहले दोस्तों, ये ऑर्डिनेंस किन किन बिल्स को खारिज करता है? फार्मर प्रोडक्शन ऑर्डिनेंस 2020 के खिलाफ है, फार्मर एग्रीमेंट ऑन प्राइस एश्योरेंस इनके खिलाफ है, फार्मर सर्विस ऑर्डिनेंस 2020 के खिलाफ है, इसेंशियल कमोडिटीज ऑर्डिनेंस 2020 के खिलाफ है, इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2020 के खिलाफ है। ये वो सारे बिल्स हैं जिनके खिलाफ पंजाब की विधानसभा में रेजोल्यूशन पास हुआ है। यहां तक कि यह भी कहा गया पंजाब की विधानसभा के अंदर, अगर आप पॉलिटी थोड़ा बहुत पढ़ना जानते हो तो फेडरल स्ट्रक्चर में हमें 3 लिस्ट दी गई है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। कि जो एग्रीकल्चर है वो स्टेट लिस्ट यानी कि लिस्ट 2 का हिस्सा है, तो इसमें सेंट्रल गवर्नमेंट छेड़खानी नहीं कर सकती। क्लियर? आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, एक मिशन लॉन्च किया गया है, एक कैंपेन लॉन्च किया गया है। कैंपेन का नाम है सेफ पंजाब प्रोग्राम और इसके तहत लॉन्च किया गया है तंदुरुस्त पंजाब मिशन। सेफ पंजाब प्रोग्राम 2018 में आया था। इसके तहत लोगों को अवेयर करने के लिए एक कैंपेन लॉन्च किया गया जिसका नाम है तंदुरुस्त पंजाब। इसका मेन मकसद क्या है? लोगों को रोड सेफ्टी के लिए अवेयर करना। बस इतना याद रख लो कि हाल ही में पंजाब गवर्नमेंट ने रोड सेफ्टी के अवेयरनेस के लिए कौन सा मिशन, कौन सा कैंपेन लॉन्च किया है? तंदुरुस्त पंजाब मिशन लॉन्च किया है अंडर द सेफ्टी पंजाब प्रोग्राम। क्लियर? नेक्स्ट, कैप्टन अमरिंदर सिंह ने अगस्त के महीने में लॉन्च किया है एम सेवा यानी कि मोबाइल सेवा व्हाट्सएप चैट बूट। चैट बूट क्या होता है? जब कोविड-19 का समय है तो WHO की तरफ से सारी कंट्री की स्टेट्स को ये गाइडलाइंस दी गई थी कि आप अपने लोगों के साथ डायरेक्ट रिलेशन बनाइए। उन्हें जो जानकारी मिलनी चाहिए, बहुत सारी फेक न्यूज़ होती हैं, वो मिल नहीं पा रही है। चैटबॉट क्या होता है? आप नीचे लिखे नंबर के ऊपर मिस कॉल देंगे तो आपको एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऑटोमेटिकली ऐड कर लिया जाएगा, जिसमें आपको हेल्थ इशू से रिलेटेड, अगर कोविड-19 के रिलेटेड कोई भी समस्या है, वहां पर आप मैसेज कर सकते हैं, आपको उसका समाधान मिलेगा। या जो सरकार कोविड-19 के समय के दौरान कोई अनाउंसमेंट करना चाहती है वो आपको मिलेगी, उसको बोलते हैं चैटबॉट। आप उस नंबर पे सिर्फ एक मिस कॉल देंगे, आपको ऑटोमेटिकली उस ग्रुप का हिस्सा बना लिया जाएगा। क्लियर होगी बात? आगे बढ़ते हैं। इंपॉर्टेंट न्यूज है भाई, वेरी इंपॉर्टेंट है मैं कहूंगा। नॉर्दर्न रेलवे, हमारी जो इंडियन रेलवे है उसके लगभग 17 से 18 जोन है। जैसे नॉर्थ जोन हुआ, ईस्ट जोन हुआ, नॉर्थ ईस्ट जोन हुआ, सेंट्रल जोन हुआ, वेस्ट जोन हुआ, साउथ जोन हुआ, साउथ वेस्टर्न जोन हुआ। उनमें से जो सबसे बड़ा जोन है वो है नॉर्दर्न रेलवे यानी कि उत्तरी रेलवे जोन। उत्तरी रेलवे ने भारत के इतिहास में पहली बार एक ट्रेन चलाई है जिसका नाम है व्यापार माला एक्सप्रेस। व्यापार यानी कि ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए चलाई गई ट्रेन, ट्रेड को बढ़ावा देने के लिए व्यापार माला एक्सप्रेस। इससे ज्यादातर जो छोटे बिजनेसमैन हैं उनको फायदा होगा। अब व्यापार माला एक्सप्रेस क्या कहती है? ये बेसिकली दिल्ली से त्रिपुरा चलेगी, त्रिपुरा चलेगी दिल्ली से। दिल्ली में कहां से शुरू होगी? किशनगंज से,
और त्रिपुरा में कहां तक जाएगी, झिरानिया तक। लेकिन पंजाब का इसमें क्या रोल है, जरा मैप के ऊपर देखते हैं। यहां पर आप जरा मैप के ऊपर देखिएगा, सबसे पहले ये ट्रेन क्या करेगी, पंजाब की एक मंडी है गोनियाना मंडी, यहां से 46 जो ट्रेन की बुग्गीज होती हैं उनके अंदर सामान लोड करेगी, वहां से जाएगी ये दिल्ली के किशनगंज में, वहां पर 12 ट्रेन के डिब्बों के अंदर फिर से माल लोड किया जाएगा और वहां से ये माल लेकर अलग अलग स्टेशन से होते हुए त्रिपुरा तक जाएगी। यानी कि जो स्मॉल बिजनेस वाले हैं वो अपना माल इस ट्रेन के तहत अलग अलग स्टेट के अंदर, अलग अलग जगह के अंदर कम सस्ते रेट में भेज सकते हैं। तो क्वेश्चन क्या आएगा, हाल ही में जो नॉर्दर्न रेलवे है उसने अपनी एक ट्रेड एक्सप्रेस ट्रेन चलाई है जिसका नाम है व्यापार माला एक्सप्रेस। तो पंजाब के गोनियाना से लेकर दिल्ली के किशनगंज से होते हुए त्रिपुरा के झिरानिया तक जाएगी। इस ट्रेन रूट की जो टोटल लेंथ है वो है 2673 किलोमीटर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 46 डिब्बे पंजाब से उठाए जाएंगे, 12 डिब्बे जो हैं दिल्ली के किशनगंज से उठाए जाएंगे। इसके तहत गवर्नमेंट ने अंदाजा लगाया है कि लगभग 94 लाख का इस साल व्यापार माला एक्सप्रेस से हमें फायदा होने वाला है, प्रॉफिट होने वाला है। क्लियर होगी बात। नॉर्दर्न रेलवे का जो हेडक्वार्टर है वो आपको मिलेगा दिल्ली के अंदर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसकी जो डिविजन्स हैं वो कहां कहां हैं, अंबाला दिल्ली रेलवे स्टेशन, पंजाब के फिरोजपुर में, उत्तर प्रदेश के लखनऊ में और मुरादाबाद यूपी के अंदर। नेक्स्ट, हरियाणा के सीएम ने लॉन्च किया है परिवार पहचान पत्र। जैसे एक आधार कार्ड होता है वैसे हरियाणा ने अपना एक अलग से पहचान पत्र लॉन्च किया है, परिवार पहचान पत्र। क्या होता है, हरियाणा में बहुत सारे प्रवासी मजदूर आते हैं, बहुत सारे लोग हरियाणा शिफ्ट कर जाते हैं जो परमानेंट नहीं होते, जॉब के लिए जाते हैं। तो हरियाणा की जो योजनाएं होती हैं उनका फायदा वहां के जो लोकल्स हैं उनको कम मिलता है, बाहर वालों को ज्यादा मिलता है। अब हरियाणा ने अपना एक आइडेंटिटी कार्ड लॉन्च कर दिया, परिवार पहचान पत्र, जिसके तहत आने वाली हरियाणा की जितनी भी गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उनका फायदा डायरेक्ट हरियाणा तक होना चाहिए। हाल ही में हरियाणा ने एक बिल भी पास किया था जिसके तहत यह कहा गया था कि जितनी भी गवर्नमेंट जॉब्स हैं उसमें सिर्फ और सिर्फ हरियाणा के लोगों को ही जॉब दी जाएगी, बाहर वाले लोगों के लिए फिलहाल के लिए यह इनिशिएटिव रोक दिया गया था। हरियाणा के जो सीएम है वो है मनोहर लाल खट्टर, गवर्नर है SN आर्य और कैपिटल है हरियाणा की चंडीगढ़। हाल ही में पंजाब के सीएम के द्वारा एक कनेक्टिविटी स्कीम लॉन्च करी गई है, दैट इज स्मार्ट कनेक्टिविटी स्कीम, जिसके तहत पंजाब के जो स्कूल ऑनगोइंग स्टूडेंट्स हैं उन्हें जो है मोबाइल फोन्स बांटे जाएंगे। क्लियर। नेक्स्ट, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आएगा। टिल देन थैंक यू सो मच।